नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में ये चर्चा बड़ी तेजी से फैल गई है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अमित शाह जी ने मायावती के पेच कस दिए। मायावती को साफ-साफ समझा दिया गया कि नोएडा में जो अकूत संपत्ति है, उस पे खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। उनके भतीजे आकाश का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, बड़ा जोशीला भाषण दे रहे थे वो। बड़ी-बड़ी क्रांति की बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पे हीरो बन गए थे। लोग कह रहे थे आकाश बड़े दमदार नेता हैं, आकाश मायावती के असली उत्तराधिकारी हैं, आकाश के तेवर ही बसपा को फिर से जिंदा कर देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जिसमें अमित शाह जैसे तेज तर्रार नेता हैं। आकाश के एक बयान पर एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसके बाद आकाश गायब हो गए। उनकी जो रैलियां लगाई गई थी, वो रैलियां एक के बाद एक कैंसिल होती चली गईं। सोशल मीडिया पे ये चर्चा आम हो गई कि 2-3 दिन से एफआईआर होने के बाद आकाश नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले चरण में मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों पे काम भर का नुकसान पहुंचाया था, जैसे मुजफ्फरनगर है, कैराना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिसमें मायावती के प्रत्याशियों ने भाजपा का नुकसान किया। और तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में आया कि मायावती गेम खेलना चाह रही है। मायावती की पुरानी फाइलों को निकाला गया, झाड़ा पोछा गया और मायावती को संदेश भिजवाया गया कि राजनीति तो बाद में होती रहेगी, इन फाइलों का हिसाब किताब पहले हो जाएगा। बताया जाता है उसके बाद मायावती कुछ डरी, बात उनके भतीजे तक जा पहुंची, भतीजे पे एफआईआर हो गई तो मायावती बैकफुट पर आ गई। और ये सामान्य कार्यकर्ता भी बात कहने लगे हैं अलग अलग पार्टियों के कि उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो बाद के चरणों में नामांकन होना था, उसकी सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तैयार होने लगी। आज के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर मायावती के जौनपुर के प्रत्याशी धनंजय सिंह से जुड़ी है। धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट दिया था मायावती ने। तब ये तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह का हारना तय हो गया है कि अगर धनंजय सिंह लड़ेंगे। कृपा शंकर सिंह वैसे भी दागी आदमी हैं, बहुत बेशुमार दौलत है, लेकिन बेशुमार आपराधिक इतिहास भी है। यही भारतीय जनता पार्टी उनको आपराधिक मामलों में कई बार घसीट चुकी है, मधु गोड़ा से उनके रिश्ते बता चुकी है, इनकम टैक्स के छापे, ईडी और जाने क्या क्या चलते रहते हैं। मुंबई में अगर आप जाएंगे और बार का इतिहास ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कृपा शंकर सिंह का नाम भी आ जाएगा। बड़ा सवाल ये हुआ कि कृपा शंकर सिंह पे इतनी कृपा आखिर मोदी जी की और अमित शाह की बरसी तो क्यों बरसी। तब आर्थिक साम्राज्य का जिक्र आ जाता है और लोग ये कहने लगे हैं कि जो मायावती के चलता था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ टिकटों पे चलने लगा है। मुझे यकीन नहीं होता था कि इतनी बेशुमार दौलत वाली पार्टी वो इन सब चक्कर में क्यों पड़ेगी कि वो टिकट के पैसे ले। जितना लेना था वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ले चुके। हर दागी कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने पैसा लिया, तो अब वो पैसे लेके कृपा शंकर सिंह का टिकट देगी, ये तो मुझे थोड़ी हजम करने वाली बात कम लगी। लेकिन जब चर्चाएं हैं, आम हैं, और इतना दागी आदमी अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, जौनपुर से टिकट पा जाता है, तो फिर ऐसी चर्चाएं और आम होंगी। उससे पहले एक आईएएस जो वीआरएस ले चुके थे, अभिषेक सिंह, वो भी बड़ी कोशिशों में लगे हुए थे। और जब धनंजय सिंह का को लग रहा था जेडीयू से उनको टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो उसके बाद उनको जेल यात्रा हो गई, सजा हो गई। उन्होंने जेल से अपनी पत्नी को मायावती से टिकट दिला दिया और उस समय मायावती ने पुरानी दुश्मनी सब धनंजय सिंह से भूल गई। एक टाइम में धनंजय सिंह ने उनकी सरकार गिराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी राजा भैया के साथ, लेकिन सब भूल भाल के उन्होंने टिकट दे दिया। तब ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह अगर लड़ेंगे तो बसपा के टिकट से तो एक बहुत मजबूत प्रत्याशी बनेंगे, उनको दलित समुदाय का भी वोट मिलेगा बसपा के नाते, 15-20% मुसलमान मिलेगा और ठाकरों का भी बहुत बड़ा वोट मिल सकता है। ये समीकरण बीजेपी को समझ में आया और समझ में आया कि ये सीट हार जाएंगे। अगर धनंजय सिंह अच्छा लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा की भी वहां बहुत अच्छी स्थिति है।
मायावती की सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा ने मौर्य वोटों पर, कुशवाहा वोटों पर बहुत काम किया। बल्कि कुछ एक मेरे मित्र कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा मौर्य वोट बाबू सिंह कुशवाहा के पास हैं। और जौनपुर सीट यादव बहुल भी है, तो अगर बाबू सिंह कुशवाहा के अपने मौर्य वोट, बाकी पिछड़ी जातियां, यादव मिल जाते तो समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती थी। धनंजय के लड़ने से भाजपा तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में आ जाती थी। वो दूसरे पे रहे, तीसरे पे रहे, पहले भी नंबरों पर रह चुकी है वो। अब धनंजय सिंह को मैनेज कैसे किया जाए, योगी आदित्यनाथ से कहा गया। धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में बनारस गया, बनारस रुका था और आसपास की सब विधानसभा से चुनाव कवरेज कर रहा था। मैंने धनंजय सिंह को फ़ोन किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उससे बोले भैया बड़ा लेट हो जाता हूँ, रात को 1-1:30 बजे आऊँगा। मैं कहा मैं 1:30 बजे पहुँचूँगा। मैं रात को 1:30 बजे धनंजय के गाँव पहुँचा। बड़ी सारी हथियारों के संग धनंजय आए। बाहुबली हैं ही हैं, हर तरह के हथियार उनके काफ़िले में रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी इस समय मुख्तार अंसारी, अभय सिंह से चल रही थी। तो धनंजय सिंह का मैंने 1:30 बजे इंटरव्यू किया और जो उस समय में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई चल रही थी वो सवाल भी पूछे। तब धनंजय सिंह बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे और बीजेपी उनसे बहुत परेशान थी कि बीजेपी के प्रत्याशी से ज़्यादा धनंजय को वोट मिलने की उम्मीद थी। तो धनंजय ने मुझसे कहा कि हम जीतेंगे भी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे भी। तो मैंने कहा ये कैसा सवाल है, आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दोनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो धनंजय ने कहा, मुझसे कहा कि हम उस पीठ से जुड़े हैं जो पीठ क्षत्रिय स्वाभिमान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो हम हर हालत में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद कई मौके ऐसे आए जब धनंजय को योगी आदित्यनाथ का करीबी माने जाने लगा। लखनऊ में एक अजीत शूटर कांड हुआ था और उसमें धनंजय का नाम सामने आया था। बहुत ईमानदार और बहुत तेज तर्रार अफसर थे डी.के. ठाकुर। उन्होंने धनंजय सिंह की सुनी नहीं थी। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश उस समय विवादों में आ गए थे। माना जा रहा था वो धनंजय सिंह की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन डी.के. ठाकुर ने किसी की सुनी नहीं थी। अमिताभ यश और डी.के. ठाकुर के बीच में भी रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे इस मामले को लेकर। और जो मुख्य आरोपी था गिरधारी, उसको दिल्ली में सरेंडर करा दिया गया, लेकिन डी.के. ठाकुर उसको दिल्ली से लेकर आए और लखनऊ में उसका एनकाउंटर कर दिया। तो उसके बाद में वो जांच में अगर आगे बढ़ती तो धनंजय की परेशानी पड़ जाती, तो एसटीएफ को दे दी गई कि जिससे धनंजय को एक क्लीन चिट मिल सके। तो ये माना गया कि योगी आदित्यनाथ की कृपा हो गई धनंजय के ऊपर, इसलिए धनंजय सिंह उस जांच में बच गए। तो ये बिल्कुल लखनऊ में, पूरे प्रदेश में ये था कि योगी आदित्यनाथ के करीबी कैंप में धनंजय सिंह माने जाते हैं। और जब मैंने रात को धनंजय सिंह का इंटरव्यू किया, वायरल किया, तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने रात में सुबह सुबह उन्होंने अमित शाह को भेजा कि देखिए धनंजय सिंह ऐसा कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को बनाकर रहेंगे, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के और अमित शाह के रिश्ते क्या हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि दोनों में पटती नहीं है। अमित शाह और योगी दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। ये साथ पॉलिटिकल गलियारे में, नौकरशाही में हर जगह एक बात कॉमन है। खैर उसके बाद में चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ काफी बहुमत के साथ बन गए मुख्यमंत्री। अब इस बार जब धनंजय सिंह लड़ने पे उतारू हो गए तो योगी आदित्यनाथ से कहा गया, दिल्ली दरबार की तरफ से योग समझाइए, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं किसी को क्या समझा सकता हूँ। तो ये बात तय हो गई कि भाई धनंजय सिंह को जेल ट्रांसफर करो। योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों तक किया नहीं। उसके बाद जब अमित शाह बनारस आए तो उनको बताया गया कि साहब धनंजय सिंह जौनपुर की जेल में हैं, यहीं से अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी के नेता डरा रहे हैं। अमित शाह ने बात प्रधानमंत्री मोदी को बताई और दिल्ली से कहा गया योगी से कि इनकी जेल ट्रांसफर करिए। धनंजय सिंह को बरेली भेजा गया और उसी दिन हाईकोर्ट से जमानत हो गई। जेल से बाहर निकले तो उससे पहले उनकी पत्नी ने बसपा से प्रत्याशी के लिए जौनपुर से नामांकन करा दिया। अब जौनपुर से उनकी पत्नी श्रीकला का जब नामांकन हुआ तो ये माना जाने लगा कि ये सीट आराम से अब बसपा जीत सकती है या फाइट में आ सकती है। सपा बनाम बसपा का मुकाबला होगा। बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई। उसके बाद एक और गेम खेला गया, मायावती को डराया गया और उसके ऐसा लोग चर्चा करते हैं। मैं इसका पुष्ट आधार तो कुछ होता नहीं है, पॉलिटिकल गलियारों में आपके सूत्र होते हैं, वो बताते हैं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। दूसरा ये सोचा गया कि धनंजय का भी इंतजाम किया जाए, धनंजय को भी परमानेंट ठीक किया जाए। उसके लिए धनंजय के लिए कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई, आप जानते होंगे सलमान खान के ऊपर फायरिंग में अपराधी का नाम आया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल है ये।
लॉरेंस बिश्नोई के साथ धनंजय के रिश्ते को तलाश की जाने लगी। अभय सिंह, जो धनंजय सिंह के सबसे बड़े विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वक्त का तकाजा देखिए। यही एडीजी अमिताभ यश, उस समय एसटीएफ के एडीजी आईजी भी थे, ये एक टाइम में अभय सिंह को परेशान करने में इनकी बड़ी भूमिका रहती थी, बड़ी चर्चा थी। अभय सिंह समझते थे कि भाई अमिताभ यश मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये बात कई बार वो सार्वजनिक मंचों से कहते भी थे। लेकिन अब वक्त का विडंबना देखिए, वक्त का खेल देखिए कि उन्हीं अभय सिंह को ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम लेकर अमित शाह के पास चले गए कि साहब देखिए, समाजवादी पार्टी का विधायक है, बाहुबली विधायक है, लेकिन इस तरह थोड़े थोड़े लोग एसटीएफ वगैरह इनको परेशान कर रही है, अगर आप इनके ऊपर अपना हाथ रख दें तो ये बीजेपी में आ जाएं। और वो धनंजय सिंह के सबसे बड़े दुश्मन अभय सिंह, अमित शाह ने उनको योगी के खिलाफ कुछ चाहिए था, उन्होंने हाथ रख दिया। हालांकि योगी भी अभय सिंह को पसंद करते हैं, ये बात भी जानते हैं लोग, लेकिन अभय सिंह अमित शाह के थ्रू बीजेपी में इनडायरेक्ट एंट्री कर गए, राज्यसभा में वोट दे दिया और अभय सिंह की फैमिली के बाकी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। टेक्निकली अभय सिंह ने इसलिए नहीं किया क्योंकि विधायक ही चली जाती। अब जब अभय सिंह बीजेपी में आ गए तो जाहिर है कि धनंजय सिंह का तापमान बढ़ना शुरू हुआ कि अमित शाह की सक्रियता से अगर अभय सिंह आ जाते हैं तो उनके लिए भविष्य में धनंजय सिंह के जीवन पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, एक दूसरे पे हमला भी करा चुके हैं, एफआईआर है, मुकदमे चल रहे हैं। इसके बाद अब धनंजय सिंह की परेशानियां बढ़ती चलेगी, करेंगे तो करें क्या। धनंजय सिंह पिछले 2-3 सालों से टूट भी रहे थे क्योंकि सत्ता थी नहीं और एक के बाद एक उनको जेल में भी रहना पड़ा, सजा भी हो गई। तो धनंजय सिंह समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकल कैरियर अगर इस समय गड़बड़ाया, इस समय मैं चुनाव नहीं लड़ा तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा। लेकिन फिर जब धनंजय सिंह को ये मैसेज कराया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गों को हथियार देने में आपका नाम सामने आ रहा है, ये इनडायरेक्ट मैसेज होते हैं, और एनआईए के एक अफसर ने धनंजय से मुलाकात की, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। पुष्टि कोई एनआईए का अफसर करने को तैयार नहीं होगा। और एनआईए के उस अफसर ने धनंजय सिंह से कहा कि आपकी और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रियता के बहुत सारे दस्तावेज हमको मिल गए हैं और हो सकता है हम आपको गिरफ्तार कर लें। बताया जाता है कि धनंजय सिंह एनआईए की गिरफ्तारी से घबरा गए। एक लंबे समय के बाद जमानत हुई थी और एनआईए की अगर गिरफ्तार करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एनएसए में बुक होते हैं, तो फिर लंबा चले जाएंगे वो। और लॉरेंस बिश्नोई के संग नाम आने के बाद उनको लगा कि अभय सिंह वगैरह सक्रिय हैं। अभय सिंह ने बयान भी दे दिया कि धनंजय सिंह तो सबसे बड़े माफिया हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करते हैं। और ये बयान अभय सिंह ने जब दिया, और अभय सिंह को तब तक केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली थी, शायद वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। वक्त का नकारा देखिए, एक टाइम में एसटीएफ परेशान कर रही थी, एसटीएफ जेल भेजना चाहती थी। अभय सिंह ने तो उसमें मुझसे ये कहा कि एसटीएफ मुझे मारना चाहती है, तो एक टाइम में वो एसटीएफ उनको रफ्ता रही थी, दौड़ा रही थी, और अब वो सरकार की इतनी भारी सुरक्षा में अभय सिंह आ गए, तो नेचुरली सरकार का सानिध्य मिल गया। ब्रजेश पाठक ने बड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते अभय सिंह के संग फोटो खिंचाए। ब्रजेश पाठक के नंबर बढ़े क्योंकि उन्होंने एक बाहुबली को अमित शाह तक मिलवा दिया। वैसे भी ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो जब अभय सिंह वहां पे आकर धनंजय सिंह को यह संदेशा गया कि एनआईए बुक कर देगी, तो बताया जाता है कि धनंजय सिंह के पसीने छूट गए और फिर कहा गया कि बचना है तो चुनाव से खुद ही हट जाओ। इधर मायावती ने, बताया जाता है, धनंजय सिंह से बात करी और कहा, मायावती ने भी यही कहा कि भाई मैं स्थिति में नहीं हूँ, मैं बचा पाऊँ, और तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मुझे लगता है टिकट बदल रही हूँ तुम्हारा। और धनंजय सिंह ने भी खुद ही मायावती के करीबी लोगों से, कोऑर्डिनेटर से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये कहा जाता है, चर्चा है इस बात के लिए। तो धनंजय सिंह को डरा दिया बीजेपी ने, अमित शाह की रणनीति काम कर गई, मायावती प्रेशर में आ गई, और कई पूर्वांचल की सीटों पे फिर मायावती ने ऐसे टिकट दिए हैं जिसमें ये तय है कि सलेमपुर एक उदाहरण है, वहाँ शायद राजभर को दे दिया उन्होंने। कई उदाहरण है कि जिसमें लग रहा है कि मायावती अब प्रेशर में है बीजेपी के। वो अधिकतर सीटों पे जहाँ सपा जीत रही होती है मुसलमान प्रत्याशी दे देती है। जौनपुर में उन्होंने श्यामलाल यादव को, जो उनके पहले एमपी थे, उनको टिकट दे दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के खेमे में भी इस बात को लेकर बड़े खुशी है। मैं भी चौंका जब मुझे गणित समझाया गया उससे पहले, कि मुझे लगा कि सपा क्यों खुश हो रही है धनंजय के टिकट कटने से, धनंजय लड़ते तो ठाकुर ठाकुर वोट कट जाते। तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे इसका गणित समझाया।
और ये धनंजय लड़ते तो धनंजय चूँकि वहाँ के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनका अपना प्रभाव है, तो धनंजय के 2 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में मुसलमान वोट धनंजय को चला जाता। और ये बात थी। लेकिन धनंजय के ना रहने से, बसपा से श्याम यादव जी के लड़ने से, शायद श्याम यादव ही नाम है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनका, कि उनके लड़ने से मुसलमान वोट बसपा में नहीं जाएगा। अब वो सब बाबू सिंह कुशवाहा के साथ रहेगा। प्लस धनंजय के संग रहने से बाकी कुछ जातियां जो सपा में चली जाती, वो धनंजय के संग जा रही थी। अब वो हर हालत में सपा के साथ आएंगी, दलित वोट बसपा में रहेगा, तो लड़ाई बड़ी सीधी-सीधी हो जाएगी। तो सपा बड़ी खुश है कि धनंजय नहीं लड़ेंगे, हमें फ़ायदा मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या धनंजय सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया? एक बाहुबली जो होता है, उसका करियर तभी तक रहता है, जब या तो उसके पास बाहुबल रहता है, उसके पास इस तरह के अपराधियों की एक फ़ौज रहती है, उसका अपना बाहुबली काला और रौला रहता है, 2, 4, 5 गाड़ियों से बड़ी संख्या में हथियारों के संग चलता है, तो उसका बाहुबल रहता है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह धनंजय सिंह के पेच कसे जा रहे हैं, उसमें उनका बाहुबल रह पाएगा, इसकी संभावना कम लग रही है। अब दूसरा, ये धनंजय सिंह को ये भी कहा गया, बताया जाता है बीजेपी से जो डील हुई है, उस डील में ये कहा गया कि अगर आप शांत रहोगे, बीजेपी को सपोर्ट कर दोगे, तो आपकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वरना उनकी जिला पंचायत अध्यक्षी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो धनंजय सिंह को पता था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पत्नी के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसमें उनकी बैंड बच जाएगी। और धनंजय से ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में कोई एमएलसी या कहीं अच्छा समायोजन आपका या आपकी पत्नी का, अगर आपकी सजा को स्टे हो गया, तो आपका वरना आपकी पत्नी का कर दिया जाएगा। और इन स्थितियों में जब एक तरफ एनआईए की गिरफ्तारी थी, दूसरी तरफ ये लालच थे, और तीसरी तरफ धनंजय ने यह भी कहा कि मेरी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, मुझे भी सुरक्षा दी जाए, मेरे को भी, मेरे सिर पे भी आपका हाथ रहे। इस तरह का भाव धनंजय सिंह ने कहा। इससे पहले राजा भैया मुलाकात करने गए थे अमित शाह से, वहाँ भी ये बातें हुई कि यूपी का कौन-कौन बाहुबली है। अमित शाह की रणनीति ये भी है कि यूपी के जो बाहुबली हैं, राजा भैया हैं, अभय सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, इन सबका एक एक टीम तैयार कर ली जाए। अगर चुनाव के बाद योगी को हटाने का नौबत आए, तो ये जो बाहुबली हैं, ये योगी के साथ खड़े ना हों। तो ये योगी को भी किनारे करने की, एक अकेला करने की रणनीति बनाई जा रही है। कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जौनपुर में अब क्या होगा, ये इस पे सबकी निगाह है। बसपा, सपा, भाजपा त्रिकोणीय लड़ाई में किसको बाजी मिलेगी, ये अभी वहाँ पे लोग गणित कह रहे हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में मौर्य वोट बहुत हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ यादव बहुत है। वहाँ पे लोग कह रहे थे बसपा के प्रत्याशी 5-7% से ज़्यादा यादव वोटों में सेंध नहीं लगा पाएँगे। तो अगर कुशवाहा वोट एक जगह पड़ते हैं, यादव एक जगह पड़ते हैं, मुसलमान एक जगह पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अब प्रशासन वहाँ पे कुछ काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम कर रहा है। वहाँ के कलेक्टर साहब के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल रही हैं कि कलेक्टर साहब बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि बीजेपी जीत जाए। वो समाजवादी पार्टी के जो बूथ हैं वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वोट कम पड़े। तो ये प्रशासन के अफ़सर हैं, और मुझे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि उनसे कहा है कि बस आप यहाँ का चुनाव जिताइए, उसके बाद लखनऊ के या गाज़ियाबाद के डीएम बन जाइए। अब पता नहीं इन खबरों में कितनी सच्चाई होती है या नहीं होती है, लेकिन ये बात ठीक है कि पूर्वांचल की जौनपुर एक बहुत महत्व की सीट है। जौनपुर पर सबकी निगाह लगी रहेंगी। धनंजय सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक बाहुबल था धनंजय का, झटका रहा था धनंजय का, लेकिन अब वो झटका, ये धनंजय एक हीरो की तरह थे, लेकिन इस हीरो को, इस बहादुर आदमी को अमित शाह ने चूहा बना के रख दिया। और ये धनंजय सिंह की कैरियर पे भी बहुत बड़ा डेंट है। धनंजय के बाहु पे ये बहुत बड़ा डेंट है, जो धनंजय सिंह शेर कहा जाता था, शेर आया, लेकिन अब धनंजय सिंह के लिए लोग मजाक में चूहा की उपाधि दे रहे हैं। तो ये धनंजय के लिए भी डेंट है कि एक आदमी डर गया। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर एनआईए से डर गए, पुलिस से डर गए, आपको तो पूरा जीवन ही पुलिस में और इन सब में बीता है। तो धनंजय सिंह का पहली बार एक नाम डरपोक नेता के रूप में आ रहा है। ये धनंजय के कैरियर के लिए भी पहली बार ऐसा सीन होगा। धनंजय अब तक अपने नाम के आगे बड़ा ब्रांड समझना, लगाना, बाहुबली लगाना, ये सब अपनी शान समझते थे धनंजय सिंह की। मेरे बारे में कहा जाए कि मैं बाहुबली हूँ, ताकत है मेरे अंदर। अब जो धनंजय की छवि उभर रही है, वो बहुत कमजोर, डरे हुए, डरपोक नेता की उभर रही है। अभय सिंह का उत्थान और धनंजय सिंह का पराभव, अभय सिंह का आगे बढ़ना, धनंजय सिंह का डरना,
पूर्वांचल की राजनीति में ये एक बड़ा कदम है। अब तक अभय सिंह डरते थे, धनंजय सिंह हावी रहते थे, लेकिन अब अभय सिंह बढ़ रहे हैं, धनंजय सिंह कमज़ोर हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अभय और धनंजय के जुड़े हुए किस-किस के लिंक किस-किस माफिया से रहे हैं, ब्रजेश सिंह बनारस के माफिया इसमें कहाँ फिट होते हैं, चुलबुल सिंह कहाँ फिट होते हैं, मुख्तार का क्या रोल रहा था, इन सब पे मैं एक स्टोरी बनाऊँगा कि यूपी के माफियाओं का खेल क्या होता है। फिलहाल धनंजय के लिए बहुत बुरा दिन, धनंजय की साख के लिए बहुत बुरा दिन, धनंजय के भविष्य के लिए बहुत बुरा दिन। भले ही वो एमएलसी हो जाएँ या जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी बनी रहे, लेकिन धनंजय सिंह ने अपनी साख खो दी। जिस हिम्मत के लिए, जिस बहादुरी के लिए वो जाने जाते थे, वो सारी तार-तार हो गई। अब उनको एक कमज़ोर नेता के रूप में, एक डरे हुए नेता के रूप में जौनपुर में याद किया जा रहा है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। कैसी रही ये खबर आपको? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।